कि इस वीडियो में हम साइंस के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी तक आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर इस पूरे वीडियो में इंक्लूड करूंगी। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसमें आपको सारा इलेक्ट्रिसिटी के भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, इसमें आपको मोशन चैप्टर के ग्राफ्स के न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, डेंसिटी जिससे सबको बहुत घनत्व वाला जो एक सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है, पिछली बार नहीं आया तो इस बार पूरे चांसेस है आने के। तो ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, प्लस मिरर के कॉन्सेप्ट को, प्लस आपका जो पर्कुलेशन अंतःस्राव दर का क्वेश्चन है। तो हर एक सेक्शन से जहां से क्वेश्चन आता है सीटेट में, और सारे हम आज करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल्स के पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज के ही हिसाब से आपका पेपर सेट होता है। और पीवाईक्यूज अगर आप कर लेते हैं प्रॉपरली तो आप न्यूमेरिकल्स को गलत नहीं करके आएंगे। तो ये सेशन पूरा देखिएगा। साथ ही साथ अगर कोई नया इस सेशन को देख रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर हमारा फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, और अन्य एग्जाम आपका जैसे बीपीएससी हो गया, एमपीटेट हो गया, इन सब की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। चलिए सीधा स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगी, उसके आपको 2-3-4 प्रैक्टिस भी कराऊंगी जो कि प्रीवियस ईयर है, मतलब स्लॉट्स मैंने बना दिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक साथ लगा दिया है। तो आपका काम है देखना और नोट करना। तो आप एक पेपर पेन को लेकर बैठेंगे और पेपर पेन को लेके बैठने के बाद उसको सॉल्व करते चलेंगे, जिससे कि एंड मोमेंट में लास्ट टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलिए सीधा सेशन को स्टार्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल्स को जल्दी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका मिरर वाला क्वेश्चन है कि राघव इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। राघव एक समतल दर्पण में अपनी छवि देख रहा है, उसके और दर्पण के बीच की दूरी 5 मीटर है। तो जो जो दिया हुआ है उसको तुरंत तुरंत हमको बनाना होता है इसमें। तो क्या है, राघव इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर बना देते हैं, ये प्लेन मिरर है और ये राघव खड़ा है। ठीक है, उसके और उसके द डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर, और उसके और मिरर के बीच की दूरी कितनी दे के रखी है, 5 मीटर। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है। अब राघव क्या कर रहा है, दर्पण की ओर 1 मीटर बढ़ रहा है। तो मतलब राघव पहले यहाँ था, अब कहाँ आ जाएगा, 1 मीटर और आगे बढ़ जाएगा। तो मतलब इसने यहाँ की दूरी कितनी तय कर ली, 1 मीटर। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हर इमेज इज। तो देखो, अब यहाँ पे राघव है, अगर जहां पर फर्स्ट पोजीशन पे खड़ा है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी दूसरी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन में इसका मतलब उसकी इमेज कहाँ बनेगी, सेम डिस्टेंस पे ही बनेगी। यहाँ उसकी इमेज बन रही है तो मतलब 5 मीटर पे ही उसकी इमेज बन रही है। अब वो 1 मीटर क्या बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो उसकी इमेज भी क्या हो जाएगी, 1 मीटर क्या हो जाएगी आपकी आगे की तरफ बनेगी। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर का डिस्टेंस और यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, 4 मीटर का डिस्टेंस। इस हिसाब से अब क्या हो जाएगा, नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज इमेज। अब उसके और उसके बीच की इमेज के बारे में क्या डिफरेंस डिस्टेंस बताना है। तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्लस 4 मीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। आई होप ये समझ आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आपका है कैलोरीफिक वैल्यू से एक बार क्वेश्चन आया था। चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आया था। 3 kg of fuel is completely burned to give off 1.665 into 10 to the power 8 joule of energy. तो एनर्जी कितनी मिल रही है, 1.6, और द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल इन स्टैंडर्ड यूनिट है। तो निकालना क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी है। तो देखो एसआई यूनिट, कैलोरीफिक वैल्यू की अगर मैं एसआई यूनिट बोलूँ तो एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू कितनी हो जाती है, एसआई यूनिट किलोग्राम, केजी पर किलोग्राम, है ना, ये सबको पता होगा। अब 1 केजी में कितने होते हैं, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये देके रखा है 1.65 इंटू 10 टू पावर 8 जूल एनर्जी देके रखी है। ठीक है, और 1 किलो जूल में कितने जूल होते हैं, 1000 जूल होते हैं। ठीक है, अब 1 जूल में कितना हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 1/1000 किलो जूल। अब देखो, अब यहाँ पर क्या दे के रखा है, अब ये जो हमको दे के रखी है जूल में, हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको किलो जूल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारा आंसर किस में आना चाहिए, किलो जूल पर केजी में। यहाँ तो केजी दे के रखा हुआ है, पर यहाँ पर क्या है, जूल दे के रखा है। तो जूल से हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, किलो जूल में। किलो जूल में होगा तब इसकी प्रॉपर कैलोरीफिक वैल्यू की एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब 1.66
5 इंटू 10⁸ ये जूल में देके रखा है, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1/1000 इंटू 665 इंटू 10⁸ ये अब हो जाएगा ये किलो जूल। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका 0 हटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 और आ जाएगा। तो 8 से 8 और यहाँ पे कितने 6, 3 3 6, तो कितना बचा 2। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1665 इंटू 10⁻² किलो जूल। ठीक है, अब क्या हो गया, ये किलो जूल हो गया। अब कैलोरीफिक मान क्या हो जाता है, कैलोरीफिक, इसकी हमको कैलोरीफिक क्या निकालना है, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू की ये हो जाएगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू जो निकालना है, ये होता है आपका किलो जूल पर में केजी। तो किलो जूल कितना आ गया आपका 1665 इंटू 10⁻² किलो जूल, और केजी कितना देके रखा है 3.7 केजी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा एक और 0, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 45,000 किलो जूल पर केजी कैलोरीफिक मान। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखिए क्या किया हमने, ये तो हमको पता है एसआई यूनिट कैलोरीफिक वैल्यू की किलो जूल पर केजी होती है। 1 किलो जूल में कितना हो जाता है, 1000 जूल होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसमें, जिसमें कि आपको ये मान दे के रखा है 1.665 × 10⁸ जूल ऊर्जा देने के लिए 3.7 किलोग्राम ईंधन पूरी तरह से जलाया जाता है। मानक इकाई में ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात करना है। तो ये जूल जूल में दे के रखा है, तो जूल से हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ा किसमें, किलो जूल में। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ये वाला आ जाएगा इतना किलो जूल। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या हो जाता है, किलो जूल पर केजी, किलो जूल हमने निकाल लिया, केजी हमें दिया हुआ है, और इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वापस से आ गया आपका दर्पण वाला क्वेश्चन। अब क्या हो रहा है इसमें, अब जो जो जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे वैसे हमको बनाते जाना पड़ेगा। ठीक है, सारा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूंगी, तो चिंता मत करिएगा। चलो, और पर नोट भी करते चलिए। Ritu is standing in front of a plain mirror. The distance between the Ritu and her image is 10 मीटर। देखो रितु कहाँ है, प्लेन मिरर के आगे खड़ी हुई है, तो ये एक प्लेन मिरर बना देते हैं जल्दी से, और रितु को खड़ा कर देते हैं। तो ये रितु यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। ठीक है, अब उसके और उसके द डिस्टेंस बिटवीन रितु एंड हर इमेज इज 10 मीटर। तो रितु और उसके बीच की दूरी क्या है, इमेज की, तो मतलब इमेज भी बन गई यहाँ पे। इसके इसके बीच की दूरी देके रखी है कितनी, इनके बीच की दूरी देखे रखी है 10 मीटर। इसका मतलब रितु और मिरर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो ये हो जाएगी 5 मीटर, और मिरर से इमेज की दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, फिर बात करें, इफ शी मूव्स 2 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है, दर्पण की ओर 2 मीटर चली, दर्पण की तरफ बढ़ा देते हैं, यहाँ से दर्पण की तरफ 2 मीटर, तो यहाँ से उसको इस पोजीशन से यहाँ 2 मीटर तक चली, तो ये 2 मीटर चल दी, तो इसका मतलब इसकी इमेज भी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर की तरफ चलेगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन ऋतु एंड इमेजेस, अब उसके और ऋतु के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अब हमको ये x को है ज्ञात करना है। तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, यहाँ 3 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 5 में 2 या 3 गया, तो इसका मतलब 3 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6 मीटर। आई होप आपको पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A bus covers first 10 kilometer of its journey at an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। देखो इसमें जरा 2-3 फॉर्मूलेस को पहले नोट कर लो, तो मैं फॉर्मूले ना आपको यहाँ पर नोट करवा देती हूँ। ये मैंने सेक्शन इसलिए छोड़ा है कि जैसे जैसे फॉर्मूले आते जाएंगे हम फॉर्मूलेस को भी नोट करते जाएंगे। जैसे कि पहला फॉर्मूला हमने क्या देखा, कैलोरीफिक मान का देखा, तो पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला यूज्ड। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या था, कैलोरीफिक वैल्यू का। कैलोरीफिक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, इसमें हमको कोई भी चीज दी होगी तो किलो जूल पर केजी में हमें निकालनी होगी, जिसमें जिसमें क्या हमने समझा था कि 1 जूल बराबर होता है 1 किलो जूल के। इसी में कंफ्यूज करता है जूल और किलो जूल में। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। सेकंड, अब हम क्या समझने जा रहे हैं कि स्पीड का फॉर्मूला, तो स्पीड हो जाता है इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम।
ठीक है। अब इसी तरह से क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये हो गया। और अगर यहाँ पर क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना आएगा, तो टोटल टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल स्पीड आपका क्या हो जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा। तो इसी तरह के जब हम फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको ज्यादा चीजों को क्लियरिटी आएगी। ठीक है, सारे फॉर्मुलेज अभी हम यूज करने वाले हैं, तो जैसे जैसे आगे आते जाएंगे हम उसमें फॉर्मुलेज को ऐड करते रहेंगे। चलो आज जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं हम। तो इसमें क्या है, अ बस covers the first 10 kilometer of its journey at an average speed of 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या देख रखा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और क्या दे के रखा है कि पहला जो 10 किलोमीटर है, मतलब D1 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, 10 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड पहले की क्या दे के रखी है, 40 किलोमीटर पर आवर। और यूनिट्स का भी ध्यान देते चलेंगे, यूनिट्स किलोमीटर है तो यहाँ पे भी आंसर किलोमीटर पर आवर में है, तो कोई दिक्कत नहीं चल रहा है, अभी तक सब मामला ठीक चल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्या, D2 की क्या बात कर, रिमेनिंग 45 किलोमीटर, उसका मतलब D2 की वैल्यू कितनी दे के रखी है, ये दे के रखी है 45 किलोमीटर, और इसकी एवरेज स्पीड दे के रखी है, एवरेज स्पीड S2 हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से क्या टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो टोटल कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, समझते चलेंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा D1 प्लस में D2। ठीक है, अब D1 में प्लस में D2 क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पर हो गया आपका 10 प्लस में 45 इज इक्वल्स टू 55 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया, समझ में आ गया। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, जस्ट अ सेकेंड। अब हम निकालेंगे क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हमको पता है। तो इसका मतलब कि टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सॉरी टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम हो जाएगा आपका, डिस्टेंस कितना था टोटल, सॉरी टोटल टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो डिस्टेंस आपका करेंगे D1 की मैं बात करूं तो D1 अपॉन में S1। ठीक है, और इस साथ साथ क्या हो जाएगा, D2 की बात करूंगी तो D2 अपॉन में S2, इसका हमको फॉर्मूला पुट करना है। तो सिंपल लैंग्वेज में ही समझ लो कि टोटल एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका 10 प्लस जो हो गया हमने निकाला, जो कि हम डायरेक्ट निकाल चुके हैं, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे अभी इसमें, कुछ हम जब वापस से नहीं करने वाले हैं। तो ये 55 किलोमीटर हो गया। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा आपका D1 के लिए क्या हो जाएगा 10 और उसका हो जाएगा 40, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका 45 और यहाँ पर हो जाएगा 60। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से गया, ये 3 से गया और ये 4 टाइम्स गया, तो इसके हिसाब से हो जाएगा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 4 LCM हो गया, तो 1 प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 1 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना आया, 1 आवर आया। टोटल डिस्टेंस कितना है, 55 किलोमीटर है। इसका मतलब कि अब एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी, टोटल डिस्टेंस 55 अपॉन में टोटल टाइम 1 इज इक्वल्स टू 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या निकल रहा है, इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 55 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने जो फॉर्मुलेज लगवाए आपको भी बताया था, वही सारा फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। जैसे कि फिर से समझ लेंगे, पहला क्या फॉर्मूला हमने देखा इसमें, पहला क्या देखा फॉर्मूला, जस्ट अ सेकंड ये मार्क कर लेते हैं। तो देखो टोटल, सबसे पहले हमने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया। ठीक है, फिर हमें पता है एवरेज स्पीड कैसी होती है, क्योंकि आपको देखो दो तरह की स्पीड देके रखी है, एक बार ये स्पीड देके रखी है, एक बार ये स्पीड देकर रखी है, इसलिए हमको यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, D1 और D2 को ऐड कर दिया, और टोटल टाइम कैसे आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके, ये इस तरीके से। तो D1 अपॉन में S1 और D2 अपॉन में S2, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा आपका, टोटल टाइम इस तरीके से इस वाले प्रोसेस से आ गया, और जो कि 1 आवर आया। ठीक है, और एवरेज की फॉर्मूले में लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या है आपका कि एक बस 12 मिनट तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और फिर अगले 18 मिनट तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। इस दौरान बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो देखो जो चीजें दी हुई हैं फटाफट से उन चीजों को हम लिखेंगे। जैसे सबसे पहला क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया है आपको स्पीड 1। स्पीड 1 कितनी दे के रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड 1 देके रखी है। और साथ साथ टाइम क्या देके रखा है इसका, तो T1 की वैल्यू देके रखी है। अब जो यूनिट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, 12 मिनट। इसका मतलब एक तरफ क्या है किलोमीटर पर आवर और एक तरफ क्या है मिनट है, और आंसर किलोमीटर में है। तो देखते हैं हमको मिनट को इसका मतलब आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। S2 कितना देके रखा है, S2 देके रखा है, जल्दी जल्दी करेंगे थोड़ा, काफी क्वेश्चन करने हैं। 40 किलोमीटर पर आवर। और आपका टाइम क्या देके रखा है, T2 हो जाएगा यहाँ पर 18 मिनट्स। ठीक है, इसका मतलब कि हमको वापस से इसको भी आर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 घंटे में कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा 60 मिनट बराबर हो जाएगा 1 आवर, और 1 मिनट बराबर हो जाएगा आपका 1/60 आवर। और कितना देके रखा है, 12 मिनट देके रखा है, तो 12 मिनट बराबर हो जाएगा 12/60 आवर। मतलब हमको सिंपल करना था कि 12/60 कर देना था, तो हमारा डायरेक्ट आ जाता। मैंने आपको इसलिए करके बताया जिससे कि अगर जिसको नहीं आ रहा होगा वो उसको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो T1 की वैल्यू आई, T1 की वैल्यू अब हमारी आर में आ गई है, जो कि है 1/5 आवर। ठीक है, ऐसे T2 की वैल्यू हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ना T2 की वैल्यू। अभी तो समझ में आ गया किस तरह से करना है हमको। तो अब हम लगा देंगे 18 मिनट अपॉन में 60। तो ये हो जाएगा आपका 3/10 आवर। तो ये हो गई T2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलो अब देख लेते हैं आगे। यहाँ पर हमको T2 वैल्यू आ गई, और हमको S1 पता है, हमको S1 पता है, हमको S2 पता है, हमको T1 पता है, T2 पता है। अब क्या देखना है, कुल दूरी देखनी है, मतलब टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुल दूरी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू में टाइम। ठीक है, अब डायरेक्टली अब सबसे पहले देखो, अब ऐसे केस में जहां पर दो वैल्यूज आपको दे के रखी है, S1 S2 या T1 T2, इस तरह से दो वैल्यूज दे के रखी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप डिस्टेंस को सबसे पहले D1 निकालेंगे। D1 क्या हो जाएगा आपका, S1 इंटू में T1, और यहाँ पर D2 क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल्स टू S2 इंटू में T2। फिर D1 D2 को कुल दूरी हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर टोटल दूरी हम देख लेंगे बाद में, वो बात की बात है, इसलिए इसको यहाँ पर ये रब कर दो, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर आपकी, तो D1 की वैल्यू मार्कर चेंज करके होगी, जस्ट अ सेकेंड। चलो ये वाला मार्कर लेते हैं। तो D1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, D1 इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, इंटू 1/5 आवर। ठीक है, तो ये आवर से आवर कट गया, 5 से 10 टाइम्स कटा, तो D1 की वैल्यू आ गई यहाँ पर 10 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, D2 हो जाएगा S2। S2 कितना देके रखा है आपका, 40 किलोमीटर बाय D2 कितना, S2 40 किलोमीटर पर आवर, सॉरी पर आवर, इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3/10 आवर। आवर से आवर गया, 10 से 4 गया, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से 4 गया मतलब 0 से 4 गया, तो ये 4 बचा, 4 3 जा 12 किलोमीटर। तो D1 और D2 की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या कर देंगे, कुल दूरी करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये टोटल D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D1 प्लस में D2। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 12 + 10 हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका, 22 किलोमीटर्स आपका आंसर आ गया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आसान था क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। पर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वापस से आ गया आपका इसी तरह का क्वेश्चन एक और। मीरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे टू डिलीवर अ पैकेट। चलिए ये क्वेश्चन हमारा इस पिछला वाला जो क्वेश्चन हमने करा था इस टाइप का, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज है। मीरा एक पैकेट देने के लिए 5 किलोमीटर दूर एक दोस्त के घर साइकिल से जाती है। वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत गति याद करना है। मीरा साइकिल्स टू अ फ्रेंड हाउस 5 किलोमीटर अवे। अब देखो मीरा का घर बना लेते हैं भाई, सुंदर सा। ये मीरा का घर है, ठीक है, यहाँ पर रहती है मीरा और यहाँ पर रहती है उसकी दोस्त। तो ये डी हो गए और ये मीरा हो गया, मीरा हो गई, सॉरी
ठीक है, ये दोस्त हो गई और ये मीरा हो गई। अब वो 5 किलोमीटर की दूरी पे उसका घर है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर्स। अब वो 5 किलोमीटर जाती है और वापस भी आती है, तो इसका मतलब एक बार तो वो जा रही है और फिर एक बार क्या है, वो आ रही है, तो इसका मतलब 5 मीटर। अभी अब फिर वापस, अच्छा किलोमीटर है, सॉरी किलोमीटर, ठीक। तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक बार जा रही है एक बार आ रही है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 5 + 5 10 किलोमीटर्स, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये हमको 10 किलोमीटर्स लेना है, क्योंकि एक बार जा रही है और एक बार आ रही है। अब स्पीड क्या है उसकी, S1 दे के रखा है, जस्ट अ सेकेंड, S1 देके रखा है क्या, S1 देके रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और S2 देके रखा है, वापस आती है तो 8 किलोमीटर पर आवर, हर एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड जहां से भी आपको समझ में आ जाएगा, आपको तुरंत क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। और टोटल टाइम निकालने का क्या चीज थी, टोटल टाइम कैसे निकालते थे, डिस्टेंस D1 अपॉन में आपका स्पीड 1, और टोटल टाइम के लिए तो आपको D1 वाला केस हो गया, फिर D2 अपॉन में S2, और इसको क्या कर रहे थे फिर टोटल टाइम में दोनों के लिए, फिर इसमें ऐड कर दे रहे थे। तो इस तरीके से हम टोटल टाइम हमेशा निकालते हैं, ठीक है। तो कभी भूलेंगे नहीं, इस तरीके से आपको निकालना है। अब यहाँ पर टोटल टाइम लिख देंगे और टोटल डिस्टेंस हमारा 10 आ गया है, तो इस तरीके से हमको निकालना है। इसका मतलब अभी सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमारा काम हो जाएगा टोटल टाइम निकालना। तो टोटल टाइम निकालने के लिए चलो हम इधर रफ साइड में ही करते हैं। D1 कितना दे के रखा है, 5 किलोमीटर अपॉन में S1 कितना दे के रखा है, S1 हमने निकाला था, S1 कितना है, 12, और दोनों की वैल्यूज एक बार चेक करेंगे, किलोमीटर्स में ही है, हाँ किलोमीटर्स में ही है, तो 5 अपॉन में 12, ये भी किलोमीटर और ये किलोमीटर पर आवर, तो ये कट गया, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया आपका 5/12 आवर इक्वल्स टू 5/12 आवर। ये हो गया आपका क्या, ये आपका T1 हो गया इधर से, ठीक है। अब यहाँ से T2 क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट पुट करते हैं, 5 किलोमीटर्स अपॉन में 8 किलोमीटर्स पर आवर, आवर सॉरी किलोमीटर गया, तो ये हो जाएगा आपका 5/8 आवर, ठीक है। तो T2 की वैल्यू आ गई हमारी। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, तो टोटल टाइम हो जाएगा आपका, देखो ये क्वेश्चंस ना इसी तरह से आते हैं, तो एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। T1 प्लस में T2, T1 प्लस में T2 मतलब 5/12 आवर प्लस में आपका 5/8 आवर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने की स्पेस नहीं बची है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता दे रही हूँ कि सॉल्यूशन करने के बाद आपकी इसकी वैल्यू 48/5 आ जाएगी, जो कि आपका हो जाएगा। अच्छा तो या तो चलो ऐसे भी कर सकते हैं ना, कि इसको हम यहाँ पर ना सॉल्व करें, इसको इतना ही रहने दें, इसको हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन में रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी T1 टोटल टाइम कितना आ गया, तो ये आपका टोटल टाइम निकल कर आ गया इतना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमको इधर पुट कर देनी है, डिस्टेंस हमें पता ही है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है जिसको हमको यूज करना है। अब वापस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमें पता है। अब ये हो जाएगी 5/12 प्लस में 5/8। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये हो जाएगा 10 ऊपर रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा आप 8 और 12 का हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 12 to 25 to 10, और प्लस हो जाएगा ये 15, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा 10 अपॉन में 25 अपॉन में 24। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 10 अपॉन में 25 इंटू में 24, तो ये आपका हो जाएगा 5 2 10 5 5 25, तो 48/5, तो ये हो जाएगा आपका 99.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9.6 किलोमीटर पर आवर आपका ऑप्शन ऑफ फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने सब ये आपका रफ सेक्शन है, इसको आपको ये समझना है किस तरह से एवरेज स्पीड और टोटल टाइम टोटल डिस्टेंस को निकालना जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी टाइप से क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आसान है, इतना समझने वाला नहीं है, इतना दिमाग लगाने वाला भी नहीं है। A odometer of a bus reached 4,000 kilometer at a starting point from Delhi and 4,150 kilometer on reaching its destination in 3 hours. Find the average speed of the bus. एक बस का ऑडोमीटर दिल्ली से शुरुआती बिंदु पर 4,000 किलोमीटर और 3 घंटे से में अपने गंतव्य तक पहुंचने में इतना किलोमीटर लगाता है, बस की औसत चाल को ज्ञात करना है। देखो बस कहाँ से चली और कहाँ पर गई, तो ये देखो सबसे पहले समझेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुई
ठीक है, फिर यहाँ पर रुक गई, यहाँ पर इसकी डेस्टिनेशन पॉइंट है, और यहाँ पर जब स्टार्ट हुई थी तो इसकी जो डिस्टेंस थी वो 4000 किलोमीटर पर स्टार्ट हुई थी, जो कि फ्रॉम दिल्ली, जो कि दिल्ली था, एंड 4150 और 4150 किलोमीटर ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन। मान लो दिल्ली से उसको आना था, दिल्ली से कहीं आना था, हरियाणा आना था, मान लो, ठीक है, दिल्ली से हरियाणा आना था 150 किलोमीटर, मुझे नहीं पता कितनी डिस्टेंस है, तो प्लीज कोई विवादित वाले कमेंट्स मत करना, ठीक है। दिल्ली से हरियाणा आना था तो उसको 150 किलोमीटर की दूरी को तय करना था, और टोटल टाइम कितना दे के रखा है, समय दिया हुआ है, टाइम दिया है 3 आवर्स, ठीक है। अच्छा, आंसर मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर में चीजें दी हुई हैं, तो इस चीज को लास्ट में ध्यान रखेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या देखना है, सबसे पहले हमको टोटल डिस्टेंस निकालनी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4150 में से माइनस करेंगे 4000 को, किलोमीटर्स को, ठीक है, यूनिट लिखते चलेंगे साथ में, तो ये हो जाएगा 150 किलोमीटर आ गया। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड बराबर हो जाती है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, तो ये क्या हो गया, 150 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया, एवरेज स्पीड आ तो गई, हमको एवरेज स्पीड निकालनी थी पर किलोमीटर पर आवर में आई। अब हमको क्या करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो जब भी बड़ी वैल्यू को, बड़ी, याद करेंगे इस पॉइंट को, जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी में कन्वर्ट करते हैं, छोटी में बदलते हैं, बड़ी वैल्यू को छोटी में बदलते हैं, तो क्या हो जाएगा, छोटे से मल्टीप्लाई करते हैं, 15/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर छोटी से बड़ी में जाएंगे तो क्या करेंगे, 18/5 जाएंगे, मतलब जो चीज हो, देखो छोटे में जा रहे हैं तो छोटा, बड़े में जा रहे हैं तो बड़ा, ठीक है, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर इसके हिसाब से यहाँ पर मैं कर देती हूँ, तो 50 इंटू 5/18 हो जाएगा, और ये अब हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 13.8 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में फर्स्ट करेक्ट उत्तर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा और क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिरर वाला क्वेश्चन। चलिए, तो मिरर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू मिरर्स मीटिंग एट अ राइट एंगल, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री आर शोन इन द फिगर। द रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट फ्रॉम सेकेंड मिरर विद एंगल ऑफ, दो दर्पण समकोण पर मिलते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के कोण पर आप आपतित होती है, ये कोण परावर्तित किरण दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है। तो आपको क्या बताना है, देखो अब आपको नेक्स्ट हमने क्या सीखा इस वाले इसमें, कि अब यहाँ पर साइन आई आई इक्वल्स टू साइन आर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, जो कि अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं। तो साइन आई इज इक्वल्स टू साइन आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस वाले कॉन्सेप्ट को कर यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर दूरी क्या देके रखी है, देखो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री के एंगल से ये वाला एंगल दे के रखा है, ठीक है। इसका मतलब कि इसके ये जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो यहाँ पर ये मीट होगा। तो जब ये आपका 90 डिग्री है, मैं इसको डिफरेंट इससे बताती हूँ, नहीं तो आपका सब हौच पौच हो जाएगा। ये 30 दे के रखा है, गिवन है, तो जब ये 90 डिग्री है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड, ये आपका इंसिडेंट रे है, आई आया। अब यहाँ से जो ये यहाँ पर आई, तो ये मिरर को जैसे हिट करेगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी आपका इसके बीच का जो ये इंसिडेंट, ये रे कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे, और ये एंगल क्या हो गया, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से भी तो क्या करेगी, एक ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी इस तरीके से, तो इसका मतलब अगर ये 30 है, ये वाला एंगल आपका 30 निकल के आया, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये एक्स सबसे पहले फाइंड करना होगा, ठीक है, ये एक्स फाइंड करना होगा। तो ये एक्स कितना हो जाएगा, तो यहाँ वाला एंगल आपका निकल कर आया है, ये आया 60 डिग्री, ठीक है। अब ये उन्होंने क्या बोला कि ये दो मिरर जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर हैं, इसका मतलब ये वाले एंगल की वैल्यू 60 है, ये 90 है, तो बचा हुआ यहाँ का एंगल कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, माइनस करके। अब ये यहाँ से 30 डिग्री है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है,
ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसका मतलब ये जब 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अभी मैं फिर से बता दूंगी। अब ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, चलो अब फिर से बता देती हूँ मैं जल्दी से, बहुत जल्दी से रिकॉल करेंगे इसको। देखो ये हमको दे के रखा है, ये वाला आपका नॉर्मल होता है, ये इंसिडेंट रे हो गई यहाँ से, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो इसके बीच का बनने वाला एंगल कौन सा हो जाएगा नॉर्मल के साथ, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड एंगल जो कि है 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, चलो इसको रब करो जल्दी से। अब जब ये 30 डिग्री आ गया, ये हमारा 30 डिग्री समझ में आ गया। अब जब ये लाइट रे इसको हिट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे भी मिरर लगा है, तो इससे भी तो रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो यहाँ का 30 डिग्री एंगल आ गया, तो ये 90 का कोड है। तो ये वाला कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 90 है, तो 30 में से 90 माइनस, मतलब 90 में 30 माइनस करेंगे तो कितना बचा, 60। अब यहाँ से लेके यहाँ वाला, ये वाला एंगल भी 690 है, तो ये 90 है, तो ये 60 90 कितना हो गया आपका 150। 150 में से 180, 180 में से 150 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक है, अब फिर से हटा दो, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाला एंगल कितना बन के आ गया, 30 डिग्री आ गया। अब ये क्या हो गई, यहाँ पर इसकी क्या हो गई, ये नॉर्मल हो गई। ठीक, अब ये 30 आया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 60। अब जब यहाँ से और फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ से और यहाँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 60 आंसर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बता देना, मैं आपका फिर आगे चलकर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ, ये तो पूरी घोच पहुंच ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट है टू मिरर्स two mirrors A and B are at right angle to each other. If a ray of light strike mirror A at 30 degree to a normal and then strike mirror B, then find the angle of reflection of the reflected ray from both mirror A and B. सेम चीज, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब उन्होंने क्या किया है, चालाकी करी है। क्या चालाकी करी है कि इन्होंने डायग्राम नहीं दिया है। चलो आप बना लेते हैं डायग्राम को। डायग्राम बनाने में क्या है, कौन सा बहुत बड़ा रूल लग रहा है। देखो, टू मिरर्स ए एंड बी आर एट राइट एंगल। दो मिरर को बना दो राइट एंगल पे, इन्हीं की तरह। दो मिरर हमने बना दिया राइट एंगल को, मिरर ए हो गया और मिरर बी हो गया। इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक मिरर ए एट 30 डिग्री। अब एक रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई। ठीक है, रे ऑफ लाइट को दूसरे कलर से दिखा दो, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये एक रे ऑफ लाइट आई। ठीक है, अब ये रे ऑफ लाइट आई और स्ट्राइक करी कितने पे, 30 डिग्री टू द नॉर्मल। अब नॉर्मल से 30 डिग्री, तो ये हो गई नॉर्मल इसकी, तो नॉर्मल से 30 डिग्री पे स्ट्राइक करी। ठीक है, एंड देन स्ट्राइक मिरर भी। अब फिर इसके बाद इसने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ से हिट करी होगी और ये करी होगी स्ट्राइक मिरर बी पे, क्योंकि ये आपका क्या है, ये है आपके दोनों मिरर्स। ये आपका मिरर है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, इसलिए इसको ये बना दिया जाता है जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब देखो, यहाँ से आई, इसने हिट करा, तो ये वाला एंगल कितना है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है। अब यहाँ से हिट करा तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। अब ये आपका क्या है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल। ठीक है, ये देखो ग्रीन से ही दिखाती हूँ, ये नॉर्मल है, ये पूरा 90 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90, तो ये 30, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कैसे आया, 90 माइनस 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30। वापस से 90 प्लस 60 150, और 180 में से 150 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, अब देख लो, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी रिफ्लेक्ट बैक होगी, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो यहाँ पे ये वाला इंसिडेंट एंगल हो गया इसका, एक तरह से इंसिडेंट रे हो गई, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। ठीक, इसके हिसाब से तो बीच में बना होगा क्या, नॉर्मल। तो ये 30 है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही जैसे हमने वहां किया था, ये 30 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 60। अब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 60। तो अब इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। सबका क्या निकालना है, आर निकालना है, और बोथ द मिरर ए एंड बी। तो रिफ्लेक्टेड रे आर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वाला, ये आपका 30 है, और रिफ्लेक्टेड रे बी का क्या हो जाएगा, ये आपका 60 है, तो आर ए का 30 हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड बी का क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर फिक्स ऑन अ वॉल ऑफ अ गैलरी, यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स। ठीक है, चलो बना लेते हैं, अपने को ही बना लेते हैं। चलो भाई, मैं ही अपने आप को भी बना लेती हूँ। मैं खड़ी हूँ 3 मीटर की दूरी पे, ये मैं खड़ी हो गई, और यहाँ से क्या है, मिरर है, ये मिरर बन गया, और मिरर और मेरे बीच का डिस्टेंस देखे रखा है 3 मीटर्स। ठीक है,
इसका मतलब मेरी इमेज भी कितनी बन रही होगी, 3 मीटर की दूरी पे बन रही होगी। ठीक है, यू आर एट एंड योर फ्रेंड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द मिरर, और मेरा जो दोस्त है वो खड़ा है 4 मीटर की दूरी पे, तो यहाँ पे अपने फ्रेंड को बना लेती हूँ। ये हो गई मेरी फ्रेंड खड़ी यहाँ पर। ठीक है, जो कि कितने की दूरी पे है, 4 मीटर की दूरी पे है। तो 4 मीटर की दूरी अगर मेरे से मिरर के बीच में है, तो इसका मतलब इमेज और मेरे बीच में भी की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द इमेज ऑफ योर फ्रेंड, आपके और आपके फ्रेंड के इमेज के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। चलो देख लेते हैं, ये मेरी दूरी है और ये मेरे फ्रेंड की इमेज की दूरी है। तो मेरी दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर, और इमेज कितनी हो गई, 4 मीटर। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7 मीटर्स की दूरी आ गई आंसर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 10th क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन अ एयर इज, अब क्या हो गया 10th क्वेश्चन, चलो, द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर इज 320 मीटर पर सेकेंड इफ द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड इज 640, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ द क्या है, वेवलेंथ ऑफ द साउंड इज 640 सेंटीमीटर, व्हाट इज द टाइम पीरियड। हवा में ध्वनि की गति 300 मीटर प्रति सेकेंड है, यदि ध्वनि की तरंग 640 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। देखो, स्पीड ऑफ अ साउंड क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ साउंड हो जाता है 320 मीटर पर सेकेंड, जो कि गिवन है। ठीक है, और लैम्डा आपका मतलब वेवलेंथ कितना देके रखा है, 640 सेंटीमीटर, और लैम्डा क्या बताता है, इसका मतलब ये बता रहा है लेंथ को। ठीक है, तो इसका मतलब ये बता रहा है, एक तरह से मैं ये बोल सकती हूँ लेंथ को, या फिर ये बता रहा है डिस्टेंस को। ठीक है, बात समझ में आई। अब क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम यहाँ से हम निकाल सकते हैं 640 सेंटीमीटर अपॉन में 320 मीटर पर सेकेंड। अब सेंटीमीटर को मीटर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको कन्वर्ट करेंगे 640 अपॉन में 100 और इनटू में क्या हो जाएगा आपका 320। अब क्या ये हो गया, ये आपका मीटर पर सेकेंड में हो गई बात। अब यहाँ पर मीटर है और यहाँ भी मीटर है, मीटर पर सेकेंड, सॉरी नीचे मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर से मीटर कट गया और 100 से 640 कट गया, तो ये आ जाएगा आपका 64 अपॉन में 3200। अब इसको क्या कैंसिल आउट करेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड पूछा है ना, तो टाइम हो जाएगा 2 3 ज़ा 2 ज़ा, और ये हो जाएगा 1600 बार, और ये हो जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 100 बार। तो इसके हिसाब से टाइम पीरियड आ गया 0.02 सेकेंड। तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 0.02 सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया 0.02 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन आयन X+3 इज ऑब्टेन फ्रॉम एन एलिमेंट X, एटॉमिक मास कितना देखे 27, एटॉमिक नंबर है 13। इसका मतलब बात किसकी हो रही होगी, एटॉमिक नंबर 13 एल्यूमिनियम की। ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 13 होता है। इसका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स इन X+3 आयन। ठीक है, देखो एटॉमिक, अब ये कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ समझेंगे वापस से। क्या होता है आपका, जो एटॉमिक नंबर होता है ये बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ, आप लोग लिखते जा रहे होंगे इतनी मैं उम्मीद कर रही हूँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, ये पीपीटी में सेव नहीं होता है जो सॉल्यूशन है, तो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, इसलिए बोल रही हूँ कि उसको नोट करते चलो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, X+3 एटम्स क्या हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, एटॉमिक नंबर, देखो नंबर एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ, अगर पहले ऐसे समझेंगे तब इस बात को समझेंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या बात हो रही है, जस्ट अ सेकेंड, इसका मतलब अगर इस प्रोसेस को मैं देखूं तो एटॉमिक नंबर कितना देके रखा है, 13 देके रखा है। तो मेरे पास प्रोटॉन्स भी कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए। ठीक है, इतना एक जनरल केस में होना चाहिए। पर यहाँ बात करी किसी गई है X+3 एटम की, इसका मतलब 3 एटम को क्या करना है, हमें हटा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 माइनस में 3, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 10 आ गए आपको। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, क्योंकि +3 लगा है तो -3 करना पड़ता है। अगर यहाँ पे -3 लगा होता तो ये 13 + 3 हो जाता, तो 16 हो जाता। ठीक है, माइनस लगा है तो 3 को
क्या कर देंगे यहाँ पे, सॉरी प्लस लगा है, प्लस लगा ना, x+3 है तो माइनस कर देंगे, और अगर माइनस लगा होता तो प्लस कर लेते हैं, उल्टा कर देते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे निकल कर आ गए कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल कर आ गए 13, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे निकल कर आ गए 13, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गए 10। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला हो जाता है। तो एटॉमिक मास कितना देके रखा है, 27 देके रखा है, 27 माइनस में हो जाएगा 13 इज इक्वल्स टू 14 आंसर। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो गया आपका, देखो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देके रख, प्रोटॉन्स पूछा है तो प्रोटॉन्स 13, फिर इलेक्ट्रॉन्स पूछा है 10, फिर एटॉमिक सॉरी आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछा है जो किया है 14, तो 13 10 14 आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, रिपीट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पिछली बार आए हैं ना वो आप नहीं आएंगे इस बार। आप ये देखो गैप गैप के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg। अब क्या है यहाँ पर, सॉरी इसको जाने दो, सॉल्यूशन को आने दो। ठीक है, हाँ थक गई मैं भी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg, मास कितना देके रखा है, 6 kg देके रखा है। रात भर बैठ के सब स्लाइड्स बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस का मतलब क्या है, घर्षण रहित क्षैतिज सतह, मतलब ऐसी सतह है जहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूएशन में मूव करता जा रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ, अब स्पीड कितनी देकर के रखी है, 3 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग एट द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब फोर्स की आवश्यकता है, पूछ रहा है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट जब कंटिन्यूएशन में मूव कर रहा है, इसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो उसमें भी, उसमें क्या हो जाएगा, उसमें डायरेक्ट आप इसके आंसर पे पहुंच सकते हैं कि वो उसका आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। जब भी कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए जहां पर यूनिफॉर्म स्पीड देके रखी हो, यूनिफॉर्म स्पीड देके कोई मतलब नहीं है इनका यूनिफॉर्म स्पीड देने का। फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस जैसे ही आपने देखा वैसे ही आप उसके आंसर को डायरेक्ट 0 लगा देंगे। ये आपका एक ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये कई कई बार इस तरह से क्वेश्चन आया है। मैंने आपको जब आपने मोशन वाला चैप्टर कराया था, मोशन वाला नहीं, जब आपको मैंने फोर्स फ्रिक्शन वाला चैप्टर कराया था तब भी मैंने ये वाला जो न्यूमेरिकल कराया, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। ठीक है, ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब क्या है, ये बड़े अच्छे से क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बड़े फ्री के नंबर देके जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, फ्री के नंबर देने वाला, देखो कैसे देंगे फ्री का नंबर। वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक ऑफ अ स्टूडेंट नोटेड द रीडिंग ऑन अ ओडोमीटर ऑन अ बस आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। हर 10 सेकंड के अंतराल पर उसने क्या किया, एक रीडिंग ली है। ठीक है, टिल द एंड ऑफ द जर्नी। लेटर ऑन ही रिकॉर्डेड द रीडिंग इन अ टेबल। अब उसने रीडिंग ली टेबल पे, क्या रीडिंग ली देख लेते हैं। तो 8 बजे क्या था, वो इस पे था, फिर 9 बजे क्या था, इस जगह पर था। तो मतलब इनिशियल रीडिंग उसकी कितनी थी, 8 बजे इधर थी, और फाइनल उसकी डेस्टिनेशन रीडिंग थी इतनी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको फाइनल डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस दी हुई है, साथ साथ आपको टोटल टाइम देके रखा है। तो टोटल टाइम का क्या हो जाएगा, 8 बजे उसने स्टार्ट किया था, इतने बजे इसने स्टार्ट किया था, और इतने बजे इसने अंत कर दिया। तो अगर मैं बात करूं क्या, कि इसकी जो कुल इसका टाइम कितना लगा, तो 9 माइनस में 8 क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 1 घंटा। तो इसके हिसाब से टाइम कितना लगा इसको, टाइम 1 आवर लगा। कैसे लगा कि 9 माइनस में 8। ठीक है, तो टाइम इसको समझ में आ गया कि 1 घंटा लगा। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आपको क्या हो जाएगा, 78806 माइनस 78752। इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये 0, इसका मतलब ये किलोमीटर्स हो गए। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 54 किलोमीटर्स, टाइम की वैल्यू आ गई हमारी 1 आवर। ये दोनों चीज हम समझ में आ गई, हमको आसानी से हमने निकाल ली। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब क्या देख के रखा है, एवरेज स्पीड देखे रखा है। तो टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना देके रखा है, 54। ठीक है, एवरेज स्पीड देख रहे हैं हम, और ये हो गया टाइम आपका 1 आवर, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर, इसका मतलब 54 किलोमीटर्स आपको क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, अब क्या है, आंसर आपको मीटर पर सेकेंड में देके रखा है, तो इसका मतलब एवरेज स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करता है 50। तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपका 15 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि इन द फॉलोइंग टेबल द रीडिंग ऑफ एन ओडोमीटर एट अ डिफरेंट टाइम ऑफ अ जर्नी आर गिवन। ठीक है, अब देखो वही वही सेम क्वेश्चन है, सेम सेम टाइप का क्वेश्चन है ये।
क्या है रीडिंग ओडोमीटर की, तो इसका मतलब जल्दी से हम सॉल्व करेंगे इसमें बिना समय को जरा भी बिताए। तो आपकी टोटल डिस्टेंस या डी1 की वैल्यू कितनी देके रखी है, 6640 देके रखी है। डी2 की वैल्यू कितनी देके, फाइनल वैल्यू 6712 देके रखी है। तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, कुल दूरी 6712 में से 6640 को माइनस करेंगे 2, यहाँ पर 6 की जगह हो जाएगा 72 किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर में है। अब टाइम क्या दे के रखा है, टाइम हो गया यहाँ पर टोटल 2 घंटे में, 2 आवर्स में, ठीक है ना, आर में ही देके रखा है ना, ठीक है। चलो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस 72 अपॉन में 2, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, वापस से 72 इंटू 2 अपॉन इंटू 5/18, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 9 4 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया, जो कि हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16th क्वेश्चन है, यहाँ से ना थोड़े वैसे क्वेश्चन, देखो वीडियो लंबी होगी पर ये बहुत काम की वीडियो होगी आपके लिए, क्योंकि सारे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रही हूँ तो टाइम तो लगेगा ही। अब यहाँ से ना थोड़ा सा पेंडुलम और टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो उसको करेंगे। हाँ, इसके बाद हम ये सब पूरा जब कंप्लीट कर लेंगे ना, उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी का भी करेंगे इसमें, इसी में मैं मोशन के ग्राफ भी कराने वाली हूँ, इसी में मैं डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को भी कराने वाली हूँ। और अगर डेंसिटी वाले कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है तो मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दे रही हूँ, इसी के बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी, शॉर्ट वीडियो, जिसमें डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझ लेना और फिर डेंसिटी के क्वेश्चंस को कर लेना, तो एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलो, अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम्स इन अ सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज करेक्ट। अब क्या है, अब 30 टाइम्स इन अ सेकंड मतलब कि क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, की एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हुआ, ठीक है। तो वही चीज है कि अ पेंडुलम ऑसिलेट 30 टाइम्स इन अ सेकंड, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या देके रखा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सबसे पहले ये समझेंगे। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या हो जाती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में पर सेकंड, या फिर नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ये हो जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम, कितने टाइम में कितने ऑसिलेशंस हुए, ये हो जाती है आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कितना दोलन और कुल समय, ठीक है। तो इसमें कितने दे के रखिए, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 टाइम्स इन अ 3 सेकेंड, तो मतलब फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 30 टाइम्स किया और कितना, 3 सेकेंड में किया, तो 3 10 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 10 हर्ट्स आ गई, 10 हर्ट्ज कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब टाइम पीरियड क्या है, क्योंकि टाइम पीरियड में ही आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, तो टाइम पीरियड बराबर हो जाता है 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/10, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड, तो 0.1 सेकेंड, तो इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, इसमें हमने नया कॉन्सेप्ट देखा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, सारे जो फॉर्मुलेज हैं इनको नोट करते जाएंगे। मैं आपका एक अलग से सेशन लेने वाली हूँ जिसमें सारे फॉर्मुलेज को 5 मिनट में सारा लिख दूंगी, जो जो आपको फॉर्मुलेज इसमें पूछे जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इसका सोल्यूशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 500 हर्ट्ज, द टाइम पीरियड ऑफ साउंड प्रोड्यूस इज, देख लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें लगाना है कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में टाइम पीरियड होता है, इज तो यहाँ पर इसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 5000, अब इसको सॉल्व करोगे तो 0.0002 आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर है। जिसमें टाइम वेस्ट नहीं करना उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज, अब वहां यहाँ क्या देके रखा है, फ्रीक्वेंसी देके रखी है, और हाउ मेनी ऑसिलेशंस विल इट कंप्लीट इन 16 सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन अपॉन में टाइम, ठीक है, कितना ऑसिलेशन अपॉन में समय। तो फ्रीक्वेंसी कितनी देके रखी है, फ्रीक्वेंसी 2 देके रखी है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछ रहा है, और अपॉन में समय कितने देख रहा है, 100, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा 16 इंटू 2 32,
ठीक है, 32 आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो फिर से वही क्वेश्चन आया, तो उसमें समय नहीं गवाएंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन दिखेंगे तुरंत उसमें आंसर को 0 लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। जैसे ही ऐसा देखा तो आंसर किस पे लगा दिया, 0 न्यूटन पे लगा दिया। नैना वॉज गोइंग टू अ मार्केट ऑन अ बाइसिकल टू बाय सम ग्रोसरी आइटम्स। अच्छा, क्या ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे? हाँ, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगी, पर क्या ये होमवर्क में करेंगे? हम इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं स्टार्टिंग में भी। ठीक है, इसका आंसर भी मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर भी आप बताएंगे। ठीक है, और नहीं होगा तो मुझे बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लिख दीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा तो मैं अपने अपकमिंग वीडियो का चाहे 1 से 2 मिनट का वीडियो बना दूंगी, पर मैं आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करके जरूर दे दूंगी। ठीक है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि देखना चाहूँ कि भाई आप लोग कर भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, चलो और नया कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया एक। A train starts from a station on 6/10/2021। ठीक है, 6 तारीख को स्टार्ट हुई जर्नी at 22:15 hours and reaches the station B। तो ए से स्टार्ट करी थी जर्नी और 6 और तारीख क्या थी उसकी, देखो 6/10/21 थी। ठीक है, और पहुंची कब बी पे, बी पर पहुंची है 9 तारीख को, मतलब बी स्टेशन पे पहुंची है 9 तारीख को at 4:15। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन इज 1890। तो मतलब इसके बीच की दूरी देके रखी है 1890 किलोमीटर देके रखी है। और देखो 6 तारीख, फिर 7 तारीख आई होगी, फिर 8 तारीख आई होगी, और फिर उसके बाद 9 आई होगी। तो मतलब 6 से लेके 7 तारीख का 7/10 तक, 7/10/21, और 7/10/21 से 8/10/21 हो गया, फिर 8/10/21 से 9/10/21 हो गया। ठीक है, इतना टाइम, इतना पूरा गैप चल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 24 घंटा हुआ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 24 घंटा हुआ होगा। इस तरह से हमको यहाँ पर घंटों को गिनना है। तो सबसे पहला वाला केस देख लेते हैं, जिसमें क्या है, जिसमें आपको क्या देखना है कि 22.5 आवर। तो सबसे पहला हमको टाइम पीरियड देखना है 22.5 आवर। तो जब 6 बजे वो चली है एट 22.5 आवर एंड रीचेज द स्टेशन, तो यहाँ से अगर 22.5 आवर से इसने जर्नी स्टार्ट करी है 25.5, तो ये 7 तारीख को 10 बजे 22.5 आवर्स तक चली होगी। तो इसने कुल कितना किया होगा, 24 घंटा। फिर यहाँ से 22.15 आवर पे चली होगी 7 से, और यहाँ पे 22.15 पे, तो यहाँ पर भी 24 घंटा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 22.15 आवर पर चली है। अब यहाँ पर पहुंची कितनी है, यहाँ पर पहुंची है आपका, यहाँ पर पहुंच रही है 4.15 पे। तो काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो 22, 23, ठीक है, 23 आया, 23.15, फिर 24.15, फिर क्या हो जाएगा, 24 हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका, जस्ट अ सेकेंड, 14 है ना ये, हाँ। या इसको ऐसे करो, देखो, या 24.15 नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 24.15, फिर यहाँ पर 24, मतलब कि अब बज गए कितना, 4 हो गए, अब अगला दिन लग गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारे घंटे निकले 1, और यहाँ पर निकला हमारा 1 घंटा 45 मिनट निकला। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट निकला। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर 12 से लेके 4 तक में हो गया आपका 1 2 3 4, 4। तो ये 4 हो गया, और 4 और 15 हो गया। तो इसको अगर टोटल ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 4.15 को और 1.45 को ऐड करेंगे तो आपका टोटल 0, और ये यहाँ पर हो गया 4 5 6, और ये हो गया आपका 5.60 हो गया। इसका मतलब कि 6 आर हो गया, तो टोटल 6 आर। तो यहाँ पे 24 घंटे और यहाँ पर 6 घंटे, तो टोटल कुल घंटे कितने हो गए, तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, 54 आर हो गया। ठीक है, यहाँ ये बात समझ में आई। तो टोटल आपका टाइम कितना हो गया, 54 आवर। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया 54 आवर। ठीक है, अब इसको आपको डायरेक्टली लगा देना, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगी आपकी 1890 अपॉन में 54 आवर। ये किलोमीटर है और ये आवर है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, ये आया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। अच्छा, ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन में अलग से मैंने कराया है, तो इसको यहाँ पर कैंसिल कर देती हूँ मैं, इसको मैंने अलग से करवाया हुआ है। ठीक है, तो अलग से कराऊंगी मैं आपको सारे डेंसिटी कॉन्सेप्ट एक साथ, तो उसको वहीं पे करेंगे। अ फैमिली ट्रेवल्स फ्रॉम सूरत टू मुंबई बाय अ कार
और फैमिली मूव कर रही है सूरत से मुंबई by a car. The odometer of their car rates 5812 किलोमीटर at the start of the trip and 6092 किलोमीटर at the end of the trip. ठीक है, देख लेते हैं, चलो देख लो जल्दी से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो, तो एवरेज स्पीड निकालनी है, वही सेम चीज है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। अब मैं ज्यादा इसमें समय नहीं लगाऊंगी क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, 5812। ठीक है, और क्या यहाँ पर टोटल टाइम कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 280 मीटर्स, मीटर है किलोमीटर, किलोमीटर्स, ठीक है, 280 किलोमीटर्स हो गया। ठीक, अब क्या बात कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ट्रिप इट टुक्स 5 hours 20 minutes टू कंप्लीट द जर्नी। तो यहाँ पर हो गया 5 hour 20 minutes। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 5 + 20 बटे में 60, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 6, तो 5 + 1 2 by 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 3 5 15 और +1 16 अपॉन में 3। तो टाइम कितना आ गया, टाइम हो गया 16 अपॉन में 3 आपका आया। ठीक है, 16 अपॉन में 3 आया, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना आया, ये आया। तो इसके हिसाब से आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी 280 किलोमीटर अपॉन में 16 इंटू में 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 52.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हो गया 52 किलोमीटर पर आवर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला होमवर्क का क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन इस टाइप का सेम हम कर चुके हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता दे रही हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। आपको इस वाले में दिया है, ये आपका नॉर्मल हो गया, और आपको दिया है ये वाला 40 डिग्री एंगल। ठीक है, ये 40 डिग्री एंगल दिया है, ये दिया है, तो इससे आप ये निकाल सकते हैं, ये एक्स क्या, चलो मैं करा ही दे रही हूँ, ये 60 हो गया। अब ये 60 हो गया, तो यहाँ वाला एंगल भी क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 60। पर आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, चलो अच्छा मैं करा ही देती हूँ ये क्वेश्चन, चलो मत करो होमवर्क में, क्वेश्चन करा देती हूँ। A ray of light is incident on a reflecting surface of a plane mirror if the incident ray makes an angle of 40 degree with reflecting surface। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हमारा इंसिडेंट हो गया, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट लाइट जो है वो, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे इंसिडेंट लाइट ये हमारा 40 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, the angle between the incident ray and the corresponding reflected ray, the angle between the incident ray ये वाली इंसिडेंट रे and the corresponding reflected ray, इसके बीच का ये पूरा एंगल पूछा है। अच्छा, ये पूरा एंगल पूछा है, तो ये पूरा एंगल बताना है। तो ये है 60, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 40, तो ये क्या हो जाएगा 60। अब ये 60 है तो हाँ, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 40 था, तो ये ऊपर, सॉरी ये 40 है, गलत बोल दिया मैंने, ये तो ये 90 डिग्री है। जस्ट अ सेकेंड, जल्दी के चक्कर में, चलो देखो, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल, ये है रिफ्लेक्शन वाला, ये आपका इंसिडेंट रे है, फिर ये आपको देके रखा है 40, तो ये 90 डिग्री होता है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 50। अब जब ये 50 हो रहा है तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड एंगल हो जाएगा, ये वाला भी कितना हो जाएगा 50। तो इसके हिसाब से आपको ये और ये एंगल मिला के पूछा है, तो 50 + 50 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, चलो मैंने 60 लिख दिया था, मैंने माइनस ही गलत कर दिया, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रिसेंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लगानी निकालनी होती है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है, बहुत आसान तरीका। देखो, अगर हमको निकालना है क्या, अगर हमको निकालना है आर मैक्सिमम, तो आर मैक्सिमम निकालना होता है तो रेजिस्टेंस को हमेशा क्या करना होता है, रेजिस्टेंस को हमेशा सीरीज में लगाना होता है। ठीक है, और अगर आर मिनिमम निकालना है तो रेजिस्टेंस को हमेशा पैरेलल लगाना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस को हमें सीरीज में, पहले कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि जब हम सीरीज में लगा रहे हैं तब क्या सिचुएशन हो रही है। तो जैसे ही हमने सीरीज में लगाया तो आर सीरीज हो जाएगा R1 + R2 प्लस में R3। इसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 3/3। तो आर सीरीज इफेक्टिव हो जाएगा आपका 1 ओम। ठीक है, इतना आ गया। अब बात कर लेते हैं क्या, आर पैरेलल वाली। आर पैरेलल में क्या हो जाएगा, आर पैरेलल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अब क्या देखें 1/3 दे के रखा है, इसका मतलब 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 3 + 3। ठीक है, 1/r1, r1 होता है तो ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे चला जाता है। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 आ गई। इसका मतलब कि आर पैरेलल की वैल्यू क्या आ जाएगी
1/9 आ जाएगी। ठीक है, अब मैक्सिमम से मिनिमम निकालना है, तो अब आप आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या निकाला, मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो आर मैक्सिमम आ गया, ये हमारा मैक्सिमम है वैल्यू, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ गई और ये हमारी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा आपका मैक्सिमम में 1 ओम माइनस में आपका 1/9 ओम। इसको सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8/9 ओम। ठीक है, तो ये अभी रिसेंट टाइम में क्वेश्चन में आया था, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, जो भी लास्ट आपका जनवरी में पेपर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज, सॉरी लास्ट क्वेश्चन नहीं, इस नए वाले क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम करने वाले डेंसिटी के क्वेश्चन को, उसके बाद करने वाले हैं हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर खत्म, फिर मोशन के ग्राफ्स करेंगे। तो सारा पूरा चैप्टर उसका देख लीजिएगा, सारा वीडियोस जो भी क्वेश्चंस बचे हैं, काफी क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, चलो तो अब देखो इसमें क्या देख रखा है, बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम p। तो मोमेंटम की वैल्यू कितनी दे के रखी है, मोमेंटम दिया है आपको p, मोमेंटम दिया है p। ठीक है, ये हो गया आपका मोमेंटम। ठीक, अब एंड मास m, तो ये आपका मोमेंटम p से सबको पता है, और मास की वैल्यू क्या देके रखी है, मास को m लेंगे, मोमेंटम को p लेंगे। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी को जो हाफ mv का स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला सबको ही पता होता है। और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला हो जाता है, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब v, इससे v की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ क्या, v हो जाएगा हमारा p अपॉन में m, v की वैल्यू आ गई। अब v की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा आपका हाफ m इंटू p अपॉन में m का स्क्वायर। ठीक है, p अपॉन में m का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा हाफ m से एक m गया, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन में m। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गई आपकी, p स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट उत्तर है, p स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए अब जल्दी से चल लेते हैं डेंसिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न सारणी में पदार्थों की और उनके संबंधित घनत्वों की सूची दी गई है, और क्या होगा अगर पारे और मक्के के तेल से भरे एक ग्लास में तांबे के सिक्के को डाल दिया जाए। तो इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान है पर वही ट्रिकी है। मैंने क्या बोला था, ऑप्शन देखो क्या दिया हुआ है, तो टेबल गिवन बिलो लिस्ट द सब्सटेंसेस एंड द रिस्पेक्टिव डेंसिटीज। इसमें क्या है, डेंसिटीज आपको दी हुई है। अब आपको ये बताना है कि अगर आप कॉपर के कॉइन किसका लिया गया है, कॉपर का लिया गया है। ठीक है, कॉपर का कॉइन ले लिया, इसको डाल देते हैं किसमें, मरकरी में या फिर कॉर्न ऑयल में। तो दो केसेस हैं, एक पहला केस हो गया आपका मरकरी का, और दूसरा केस हो गया आपका कॉर्न ऑयल का। ठीक है, तो दोनों की क्या करना है, दोनों की देख लेते हैं डेंसिटी कितनी कितनी दी हुई है। तो पहले केस में डेंसिटी मरकरी की दी है आपकी 13,000 समझ लो, मतलब 13K समझ लो। ठीक है, और कॉर्न ऑयल की डेंसिटी लगभग 1,000 समझ लो, 1,000 समझ लिया। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हमने ले लिया। और कॉपर की डेंसिटी कितनी है आपकी, कॉपर की डेंसिटी लगभग आपकी कॉपर कॉइन की डेंसिटी है 9K। ठीक, तो अब ये देखो, अब इसमें बोला है व्हाट वुड हैपन इफ कॉपर कॉइन इज ड्रॉप्ड इन ग्लास फिल्ड विथ मरकरी। अगर ये जो कॉपर का कॉइन है, इसको किस में डाला, मरकरी में डाला, तो अब देखो इसकी डेंसिटी 9K है, मतलब 9,000 आपकी लगभग डेंसिटी है, और मरकरी की डेंसिटी कितनी है, 13,000 है। तो इसकी डेंसिटी कम है, यहाँ पर डेंसिटी किसकी, कॉपर की कम है, किसके कंपेयर में, मरकरी की डेंसिटी से, जो कि आपकी फिल है किसमें, एक बीकर में। तो इसमें क्या होगा, जिसकी कम होगी डेंसिटी वो क्या हो जाएगा, वो फिर तैरेगा, मतलब फर्स्ट केस में क्या होगा, ये तैरेगा। ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो जाएगा, कॉर्न ऑयल की डेंसिटी कितनी है, 1,000 है, और वैसे कितनी है कॉपर की डेंसिटी आपकी कितनी है, 9,000। और इसमें क्या है, कॉर्न ऑयल की डेंसिटी 1,000 आई, तो इसमें क्या है डेंसिटी इसकी, कॉपर कॉइन की ज्यादा है। तो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ इस केस में ये हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ऐसा केस देखना है जिसमें कि आपका एक में क्या है, तैरेगा, मतलब फर्स्ट वाले में फ्लोट करेगा, और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, सिंक करेगा। तो ऐसा देख लेते हैं, पहले में फ्लोट ओवर मर्करी बट सिंक इन कॉर्न ऑयल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, देखिए किस तरीके से आपके डेंसिटी वाले क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक ऑफ लेड एल्यूमिनियम एंड जिंक आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो देखो क्या चीज लिखी है ना, वर्ड उसको पकड़ो। लेड एल्यूमिनियम और जिंक के 3 समान आकार के दिए गए लट्ठों को जल में डुबोया गया। गिवन दैट, अब सबकी डेंसिटी दी गई है, पर एक और वर्ड लिख दिया यहाँ पर समान आकार। तो यहाँ पर डेंसिटी से इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि समान आकार दे दिए मतलब कि इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या होगा। तो हमने ये पढ़ा था कि जब वॉल्यूम सेम की बात आ जाएगी तो इसका मतलब बायोएंट फोर्स भी क्या होगा, सब में इक्वल लगेगा। तो ऐसे ही ऑप्शन देखना है जिसमें बायोएंट फोर्स इक्वल हो, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको कैसे देखना था, इसमें बायोएंट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम आपका यहाँ पर आपका आइडेंटिकल साइज के क्या है, ब्लॉक्स है, इसीलिए इसमें डेंसिटी का कोई भी वैल्यू का कोई मतलब, ये सब ऐसे ही सिर्फ दिमाग खराब करने के लिए दिया गया है। आपका आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंसिटीज ऑफ 4 डिफरेंट लिक्विड्स ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, रिसेंट पेपर में आया था आपके। तो डेंसिटीज 4 लिक्विड का दिया हुआ है आपको। अब इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। देखो ये आ गए कंफ्यूजिंग आपके क्या है ऑप्शंस। क्या बोल रहा है कि एक बिंब में जो द्रव्य सी में तैरता है वह द्रव्य ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले लेते हैं ए बी और सी। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड सी में तैर रहा है, इसका मतलब कि इसका लगभग अगर मैं 900 ही ले लेती हूँ अगर, तो 900 अगर मेरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 900, तो मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड ए। तो लिक्विड ए में तो ये नहीं फ्लोट करेगा, ठीक है ना, ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। लिक्विड ए में तो क्या डेंसिटी कम है इसकी, तो लिक्विड ए में तो बिल्कुल ही नहीं फ्लोट करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड ए, अब एक ऑब्जेक्ट है, वापस से देखो, एक ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड ए में और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी। अगर ए में फ्लोट कर रहा है मतलब इसकी लगभग डेंसिटी मान लो 700 है। तो मे और मे नॉट फ्लोट इन लिक्विड बी, तो 700 है, तो हाँ ये फ्लोट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये 820 है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड की, पर 700 की कम है। तो ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड बी, अब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड बी में फ्लोट कर रहा है, मतलब मान लो इसकी डेंसिटी 800 ले ली एक अप्रोक्सीमेटली। श्योरली फ्लोट इन लिक्विड है, वो लिक्विड ए में जरूर फ्लोट करेगा, तो बिल्कुल नहीं फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी ही ज्यादा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन लिक्विड सी, एक ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड सी में फ्लोट कर रहा है, मान लो इसकी 900 ले ली, कंफ्यूजिंग रहता है ना जैसे नंबरिंग की, तो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो। श्योरली फ्लोट इन लिक्विड भी, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा आ गई। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर। 3 स्मॉल बॉल इज कैलकुलेटेड टू बी 25 सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स वेट इज इक्वल टू 30 ग्राम इन एयर। देखो अब इसको कैसे, इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। यहाँ पर इसमें क्या है, ये आपको देके रखा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना दिया है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और वेट दिया है मतलब आपका मास कितना दे के रखा है 30 ग्राम देके। विल दिस बॉल फ्लोट और सिंक, तो आपका क्या हो जाता है डेंसिटी। तो अब यहाँ पर हम डेंसिटी घनत्व का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। मास कितना दिया है 30 ग्राम और वॉल्यूम कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 5 5 जो 25, 5 6 30, तो ये इसका आ जाएगा आपका 1.5 2 10 2 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसकी डेंसिटी कितनी आ गई आपकी एक स्मॉल बॉल की, तो डेंसिटी आपकी आ गई, डेंसिटी ऑफ स्मॉल बॉल इतनी आ गई। विल दिस बॉल फ्लोट और सिंक इन वाटर, और तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाती है, मैंने बोला था याद करना है, वाटर की डेंसिटी हो जाएगी आपकी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1 ग्राम से ज्यादा है, 1 से 1.2 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये डूब जाएगा। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आपका, ये सिंक करेगा, डूब जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब है अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर सिंक व्हेन इमर्स्ड इन वाटर टेकन इन अ कंटेनर, which of the following actions can be helpful in making this rod float। अब एक कोई क्या है, आपको क्या देख, सिर्फ एक वॉल्यूम दे के रखा है इन्होंने, ठीक है ना, कि एक ये वॉल्यूम है, मतलब मेन वॉल्यूम की बात दी हुई है, या इसको ये वॉल्यूम की जगह आप एरिया भी लिख सकते हैं। इसको वॉल्यूम में तो आपको हाइट भी होती है, ठीक है। अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर सिंक्स व्हेन इमर्स्ड इन वाटर, व्हाट
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस कैन बी हेल्पफुल इन मेकिंग द रॉड फ्लोट। अब क्या है, क्या इसको आप ऐड करेंगे मोर वाटर या रीशेप करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब उसमें कोई डेंसिटी वगैरह की तो कॉन्सेप्ट कोई दिया नहीं है, तो इसका मतलब नीदर वन और नीदर टू आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होता तब हम इसमें कुछ देखते क्या कर सकते थे, पर कुछ रीशेप भी नहीं कर सकते। वो तो उसका मतलब जो उसका वही बात है, बायोन्सी किस पे डिपेंड होती है हमारी, बायोन्सी डिपेंड होती है आपकी वॉल्यूम और एरिया पे। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि ये जब ये डूब रहा है, जब इसके अंदर डूब जा रहा है, तो इसका मतलब इस जो ये ऑब्जेक्ट डूब रहा है, एल्यूमिनियम डूब रहा है, तो इसकी डेंसिटी किससे ज़्यादा हो जाएगी आपकी, वाटर से। तो अब ये डूब रहा है, तो इसमें आप कोई भी ना शेप चेंज कर सकते हैं, ना इसमें पानी में कंटेनर में और ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, ये तो डूबेगा ही डूबेगा, तो ना नीदर 1 और 2 वाला केस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इसमें क्या कर सकते थे आप, डेंसिटी को चेंज कर सकते थे, जिसमें आपकी तरल पदार्थ थी। अगर तरल पदार्थ की डेंसिटी में चेंज हो जाता, तब ये आपका आंसर हो जाता कि हाँ भाई आप डेंसिटी बदल सकते हैं। कुछ ऑप्शन अगर इस तरीके से होता, तब ये आंसर आपका। 500 ml bottle of mustard oil is kept in a jar of 2 liter capacity. The pressure exerted by oil will be। अब यहाँ पे चाहे 500 दें, चाहे 1000 ml दें, चाहे कुछ भी दे दें, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ पर आपको देखना है, जब भी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑयल और किस पे बोला जाए, जार के ऊपर बोला जाए, तो मतलब जार में कुछ भी भरा हो और वो एक्सर्ट करेगा प्रेशर, तो वो हमेशा क्या करेगा, इक्वल डायरेक्शन में बाहर की तरफ पानी को निकालेगा, अगर छेद कर दिया जाएगा उसमें। तो यह तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑल डायरेक्शन इसका आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था, वही बात है कि एक क्या है, एक बॉल है जिसमें पानी भरा हुआ है, जिसपे छेद करेंगे जगह जगह, तो सब जगह से पानी क्या है, इक्वल निकलेगा। बस यही चीज यहाँ पर ऑयल का नाम दे दिया गया है। तो मतलब लिक्विड क्या है, एक जनरल टर्म में बोलूं तो लिक्विड क्या है, एक्सर्ट करता है वॉल्स पर इक्वल प्रेशर इन इक्वल डायरेक्शन, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। Three objects A, B, C having different densities of same size are put in liquid. Consider the following situation and arrange in ascending order of buoyant force acting on each. देखो अब क्या है, इसमें क्या है, तीन ऑब्जेक्ट्स देके रखे A, B, C having different densities of same size। इसमें साइज क्या है, सेम है, और डिफरेंट डेंसिटीज का है, एक लिक्विड में डाल दिया जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जहां ही असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया गया, तो वहां ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया था। तो अब आपको देखना है कि ए क्या है, सबमर्ज हो जा रहा है, ए पूरा डूब जा रहा है, तो इसका मतलब ये देखा जाएगा कि ए की डेंसिटी क्या है, ए की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, इसीलिए तो ये डूब गया पानी में, है ना, जो भी लिक्विड था उसमें डूब गया। अब बी क्या है, बी फ्लोट कर रहा है 1/4, तो जो बी था, तो मतलब ए की डेंसिटी सबसे ज्यादा, आपकी क्या समझ में, तो ए की डेंसिटी सबसे ज्यादा आई, तो इसका मतलब कि बायोंट फोर्स। अब देखो, जब डेंसिटी सबसे, बायोंट फोर्स क्या था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैर रहा है, तो इसके मतलब यहाँ पे नीचे से उसके ऊपर जो आपको उत्प्लावन बल है वो लग रहा है। अब ये क्या है, इसके ऊपर जब ज्यादा बल लगेगा तो ये ऊपर की तरफ तैरेगा, जब ये बल कम लगेगा, जब इसके पास बल कम होगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट ऊपर था, ये क्या हो जाएगा, नीचे सिंक हो जाएगा, बैठ जाएगा। अब जब क्या है, ये कंप्लीटली क्या है, सबमर्ज हो जा रहा है, ए वाला केस आपके वाटर के अंदर, तो इसका मतलब इस केस में क्या हो जाएगा, जो उत्प्लावन बल है वो बिल्कुल नहीं लग पा रहा है, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा भारी है, तो ये नीचे जाकर डूब गया। तो इसका मतलब यहाँ पर ए के केस में मैं ये समझ सकती हूँ कि जो ए के केस में आपका जो बायोएंट फोर्स है, ये बिल्कुल भी नहीं के मात्रा मतलब लग पा रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है ए की, तो इसलिए क्या है, वो नीचे की तरफ बैठ जा रहा है। तो आइए ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिसमें बायोएंट फोर्स सबसे कम है। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखना है, तो उसके हिसाब से ए वाला केस क्या है आपका, ये सबसे कम वाला दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप देखेंगे, आप इसको छाड़ सकते हैं। इसमें क्या है, ए में सबसे ज्यादा है, तो ये नहीं होगा, तो ये वाला केस आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Anjali takes two identical blocks of identical size. One is made up of aluminium and other is made up of lead. She submerges them one by one in water. Which of the following statement is true? अब बात वही चीज है, यहाँ पर जैसे ही आइडेंटिकल ब्लॉक साइज आए, मतलब अंजलि समान आकार के दो ब्लॉक लेती है, एक एल्यूमिनियम से बना है, दूसरा शीशे से बना है, उसने उन्हें एक एक करके पानी में डुबोया, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो वही बात है, जहां पर आइडेंटिकल ब्लॉक की आ जाएगी बात, वहां पर बॉयंट फोर्स हमेशा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपको ऐसा ऑप्शन खोजना है, जल्दी जल्दी हमको करना होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता क्वेश्चन को पढ़ने का, तो टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पर अपनी स्पीड भी उस ढंग से बतानी है। बस क्वेश्चन देखा कि हाँ ब्लॉक्स आइडेंटिकल की बात हो रही है, तो इसका मतलब बायोंट फोर्स इक्वल है, तो ऐसा ऑप्शन हमें देखना है जहाँ पर बायोंट फोर्स आपका इक्वल देखने को मिल रहा है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3 में आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक इज ड्रॉप ऑफ आयरन ड्रॉप्ड इन अ वेसल ऑफ वाटर सिंक टू द वाटर, दिस इज बिकॉज। अब एक जो आयरन का ब्लॉक है, ये टुकड़ा है मान लो, अब ये टुकड़ा क्या है, पानी में नीचे जाकर बैठ जा रहा है, यहाँ पर आ गया। अब ये सिंक हो जा रहा है, क्यों सिंक हो जा रहा है, तो इसका आंसर हम देख लेंगे, क्योंकि वेसल इज
नॉट डीप, तो ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। द वेट ऑफ अ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ब्लॉक इज लेस देन द वेट ऑफ द ब्लॉक। ये बात सही है कि जो पानी अगर यहाँ पर, ये देखो, ये अगर ब्लॉक यहाँ पे एक तो डूब गया और एक ये हो गया कि ये पानी में ऊपर तैर रहा है, तो मतलब जो पानी इसने डिस्प्लेस किया, जो इसने डिस्प्लेस किया था वो क्या था, वो कम था। और ये नीचे के डूबने के उससे, मतलब जो वेट ऑफ अ ब्लॉक ज्यादा था, जितना उसने पानी डिस्प्लेस करना चाहिए तो उतना वो नहीं कर पाया और वो जाकर नीचे डूब गया, मतलब उसमें बायोंट फोर्स क्या था, कम था। इसके हिसाब से ये देखा जाएगा कि इसमें बायोंट फोर्स क्या था, कम था, इसीलिए वो जाकर डूब गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर कंटेनर गिवन बिलो इज फिल्ड विथ लिक्विड हेवियर देन वाटर। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 15 और जो मैंने आपको बोला था कि उसमें आपको डेंसिटी डेप्थ वाला क्वेश्चन में आपको थर्ड वाला केस बताना है, तो ये वही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप मुझे बताएंगे कि आपका इसका आंसर क्या है, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में आपको इसका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दूंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट रूम टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर इज दिस, डेंसिटी ऑफ सनफ्लावर इज दिस, डेंसिटी ऑफ अल्कोहल इज दिस। यूज द अबव इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ द गिवन बिलो। अब देखो क्या इसमें स्टेटमेंट देखिए रखी है कि एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन अल्कोहल विल श्योरली फ्लोट इन सनफ्लावर ऑयल। अब देखो क्या है, डेंसिटी वाटर की कितनी है, 1 है, और डेंसिटी सबकी अलग अलग देके रखी है। अब ये उसने पहले में बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट कर रहा है किसमें, अल्कोहल में। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की अल्कोहल से कम होगी डेंसिटी। विल श्योरली फ्लोट इन सनफ्लावर ऑयल, वो सनफ्लावर ऑयल में जरूर फ्लोट करेगा। ठीक है, सही बात है, क्योंकि इसमें डेंसिटी मान लो एक ऑब्जेक्ट की मैंने डेंसिटी ले ली, मान लो 0.5। अब एक ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेंसिटी 0.5 है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल में तो क्या होगी, ये फ्लोट करेगी, तो उसके हिसाब से ये सनफ्लावर ऑयल में फ्लोट करेगी क्योंकि इससे भी ये कम है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा ठीक हो जाएगा, ए वाला हमारा 16 का ए जो हमारा ठीक है। फिर एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन सनफ्लावर ऑयल विल श्योरली फ्लोट इन फ्रेश वाटर। अब जो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सनफ्लावर ऑयल में फ्लोट करेगा, अब सनफ्लावर ऑयल में फ्लोट करा दो, ठीक है। विल श्योरली फ्लोट इन फ्रेश वाटर, वो सही बात है, फ्लोट करेगा, क्योंकि मान लो ये 90 अगर 0.9 है किसका, एक ऑब्जेक्ट का आपका डेंसिटी, तो ये सनफ्लावर ऑयल में फ्लोट कर रही है, तो ये वाटर में फ्लोट करेगी, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और 2 दोनों ठीक है। फिर एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन फ्रेश वाटर, अब एक ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोट करेगा फ्रेश वाटर में, स्लोली फ्लोट इन अल्कोहल, तो ये जरूरी नहीं है कि वो श्योरली फ्लोट करे अल्कोहल। मान लो उसका अल्कोहल का क्या है, 0.8 है, और इस फ्रेश वाटर में कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। तो मान लो 0.9 वाला केस है, तो 0.9 वाला ऑब्जेक्ट तो इसमें तो फ्लोट करेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी 0.91 से कम है, पर 0.8 में नहीं फ्लोट करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका ए और बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट, एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन वाटर विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सर्फेस ऑफ वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्या बोल रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्लोट कर रहा है इन वाटर विथ 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सर्फेस। अब इसका एक बटा चौथाई हिस्सा जो है वो बाहर की तरफ है, ठीक है, फ्लोट कर रहा है, तो इसके हिसाब से क्या बताया जा सकता है कि द बायोंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, द बायोंट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो सही बात है, क्योंकि इसमें एक चौथाई हिस्सा क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3/4 हिस्सा क्या है, इसमें अंदर की तरफ है। अब जब 3/4 हिस्सा अंदर की तरफ है, तो हम ये समझ सकते हैं कि बायोंट फोर्स क्या होगा, इसमें कम लग रहा होगा, लेस है जिसका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसलिए ज्यादा पोर्शन क्या है, डूब रहा है। इसमें क्या था फर्स्ट वाले केस में कि बायोंट फोर्स क्या है, ग्रेटर है। अगर ऐसा होता तो 3/4 हिस्सा बाहर होता और 1/4 हिस्सा क्या हो जाता, अंदर हो जाता, ठीक है। तो ये केस आपका फर्स्ट तब बनता जब आपका बायोंट फोर्स क्या होता, ज्यादा लग रहा होता, तो ज्यादा चीज क्या हो जाती, ऊपर हो जाती। अब ज्यादा हिस्सा क्या है, वो डूब रहा है, ठीक है, ज्यादा हिस्सा क्या है, डूब रहा है, तो इसका मतलब बायोंट फोर्स जो ऊपर लगना था वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग पा रहा है, इस वजह से क्या है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आपका पार्शली डूब रहा है। तो वेट क्या है, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है, बायोंट फोर्स कम है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ है, नहीं हुआ है तो जरूर मुझे बता देना कमेंट करके, मैं इस क्वेश्चन को जरूर क्लियर कर दूंगी क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब लिक्विड ए बी सी आर इमिसिबल इन वाटर हुज मास वॉल्यूम आर गिवन बिलो। ठीक है, लिक्विड ए विल फ्लोट इन वाटर, लिक्विड ए सी विल फ्लोट इन वाटर, ये आपको निकालना है। चलो आइए इसको देख लेते हैं। तो अब इसको किस तरीके से करना होगा इस क्वेश्चन को, देखो मास अपॉन वॉल्यूम, तो सबकी डेंसिटी निकाल लेंगे। डेंसिटी 1 क्या हो जाएगी आपकी, डेंसिटी ए हो जाएगी आपकी, मास कितना है 5.4, 5.4 अपॉन में 5, तो इसकी हो जाएगी 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, कुछ इतनी हो जाएगी। फिर डेंसिटी आपकी बी की कितनी हो जाएगी 4.6 अपॉन में 5, ठीक है 50,
तो ये आपका हो जाएगा, इसको कैंसिल किया, यहाँ 0 आ गया, तो ये कुछ पॉइंट में आएगी आपकी, ठीक है, पॉइंट में समथिंग आएगी। अब डेंसिटी आपकी सी की कितनी हो जाएगी, 130 मास अपॉन में वॉल्यूम है 100, तो ये हो जाएगा 1.3, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाएगा लिक्विड ए विल फ्लोट इन वाटर। अब सबकी देखो डेंसिटी क्या हो जाती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये किसकी डेंसिटी है, लिक्विड की है, ठीक है। तो लिक्विड ए विल फ्लोट इन वाटर, लिक्विड ए क्या है, फ्लोट करेगा वाटर में, लिक्विड ए क्या फ्लोट करेगा वाटर में, क्योंकि इसकी डेंसिटी 1.08 आ रही है, 1 से ज्यादा आ रही है तो नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो आपका गलत हो गया। फिर लिक्विड ए एंड सी विल फ्लोट इन वाटर, जब ए फ्लोट ही नहीं कर रहा है तो वैसे ही गलत हो जाएगा, और सी भी फ्लोट नहीं करेगा कि 1.3 आ रही है, ठीक है। लिक्विड बी एंड सी विल फ्लोट इन वाटर, ये भी गलत हो जाएगा। लिक्विड बी विल फ्लोट इन वाटर, हाँ, क्योंकि ये क्या है, ये 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, तो ये क्या है, 1 से कम है, इसलिए लिक्विड बी क्या होगा, फ्लोट करेगा वाटर में, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, आसान सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि 4 ग्लास सिलेंडर आपका हो गया ए बी सी और डी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ऑफ सेम लेंथ 25 सेंटीमीटर, सेम डायमीटर, आप फिल्ड विथ वाटर अप टू 20 सेंटीमीटर, सब में क्या है 20 सेंटीमीटर तक वाटर कर दिया, ए में क्या है 5 सेंटीमीटर पे होल कर दिया यहाँ पर, बी में 8 सेंटीमीटर पे होल कर दिया, सी में 10 सेंटीमीटर पे होल कर दिया, डी में 12 सेंटीमीटर पे होल कर दिया। अब बोल रहे हैं इन विच सिलेंडर विल वाटर कम आउट ऑफ द होल फारदेस्ट, तो वही बात है, जितना नीचे जो होल रहेगा उतना ज्यादा दूर जाएगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका, मतलब फर्स्ट आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितना नीचे थे छेद उतना दूर तक क्या है पानी ट्रैवल करेगा, उतना ज्यादा उसमें प्रेशर रहेगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमने करा है अभी, ठीक है ना, इस तरह का सेम क्वेश्चन हमने करा है, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, और ये अगर नहीं आएगा तो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एक्स सिंक इन लिक्विड पी एंड क्यू बट फ्लोट इन लिक्विड आर। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि सिंक कर रहा है किसमें, लिक्विड पी में और क्यू में, मतलब एक्स एक ऑब्जेक्ट है जो कि डूब जा रहा है किसमें, आपका पी और क्यू में, तो इसका मतलब इसकी एक्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, एक्स की डेंसिटी ज्यादा होगी पी एंड क्यू से, ठीक है, बट फ्लोट इन आर, पर आर में तैर रहा है, तो मतलब एक्स की डेंसिटी कम होगी किससे, आपकी आर से, ये केस आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्या कंक्लूजन इससे निकलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि डेंसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन डेंसिटी ऑफ आर। अब डेंसिटी ऑफ एक्स क्या है, ज्यादा है क्या डेंसिटी ऑफ आर से, नहीं, ये तो डायरेक्टली लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ एक्स क्या है, कम है डेंसिटी ऑफ आर से, तो वैसे ही गलत हो गया। फिर डेंसिटी ऑफ एक्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, अब डेंसिटी ऑफ एक्स क्या है, लेस है डेंसिटी ऑफ आर से, हाँ ये बात ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि डेंसिटी ऑफ एक्स कम है, इसलिए क्या है वो तैर रहा है आर में, ठीक है। डेंसिटी ऑफ पी इज इक्वल डेंसिटी ऑफ आर, ये तो गलत हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, डेंसिटी ऑफ पी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आर, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं, एक्स से कंपेयर किया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, एक्टिविटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल, शी टुक 200 ग्राम ऑफ सॉइल, उसने कितना 200 ग्राम सॉइल को लिया, और उसने क्या किया, उसने न्यूज़पेपर पर फैलाकर सन की हीट पर उसको रख दिया, और क्या किया 2 घंटे बाद उसने आफ्टर 2 आवर्स देखा, तो देखा कि 180 ग्राम अब उसका वजन आ रहा है, मतलब 20 ग्राम लगभग उसमें पानी का कंटेंट था, ठीक है। तो उसने पूछा परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, तो 20 ग्राम क्या हो गया आपका 20 ग्राम अपॉन में इनिशियल कितना था 200 ग्राम था, और इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो ये आपकी परसेंटेज वैल्यू निकल, ग्राम से ग्राम कट गया, 100 से 200 कट गया, 200 से 2 से 10 कट गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें आपका उत्तर आ जाएगा 10%। आई होप ये क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा। कैसा था, 200 ग्राम था, 200 ग्राम से 180 ग्राम बचा, तो चेंज कितना रह गया आपका 20 ग्राम चेंज हुआ। अब वो पूछ रहा है तो ये 20 ग्राम क्या था, मतलब ये 20 ग्राम आपका मॉइस्चर था, ठीक है। ये 20 ग्राम मॉइस्चर किस पे था इनिशियली, अगर बात करूं मैं तो इनिशियली 200 पे था, तो 20 ग्राम अपॉन 200 हो गया, और परसेंटेज निकालते हैं 100 से, तो 100% हो गया, तो इसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 10% आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन था और गेनिंग क्वेश्चन था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट फिर से एक आ जाता है आपका अंतःस्राव दर का, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, रेट या परकुलेशन रेट, परकुलेशन रेट का फॉर्मूला क्या था आपका, सिंपल अगर मैं भाषा में बोलूं, पानी अपॉन में आपका हो जाएगा समय, और पानी
और मैंने आपको बताया था कि पानी हमेशा किस में होगा, ml में, और समय हमेशा होगा मिनट में। तो परकोलेशन ये रेट या अंतःस्राव की दर आपको सिर्फ देखना है कि पानी कितना है, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर, और कितना टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो आइए देख लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। Sanjana conducted an experiment with a soil to find percolation rate. She observed that it took 20 minutes. 20 minutes टाइम, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, 20 मिनट्स। ठीक है, पर 400 ml ऑफ वाटर। और आपका अमाउंट ऑफ वाटर की बात करूं मैं, तो अमाउंट ऑफ वाटर ये कितना देके रखा है, 400 ml। ठीक है, वाटर टू परकुलेट टू द सॉइल, व्हाट इज द परकुलेशन रेट। तो अब डायरेक्ट ये ml में दिया हुआ है। सबसे अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन में ये ml में ही दिया हुआ है और ये मिनट में ही दिया हुआ है, तो कहीं को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ये 400 लीटर होता या 4 लीटर होता, यहाँ पे 20 सेकेंड होता या 20 आर होता, तब आपको क्या करना होता, मिनट और ml में चेंज करना होता। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट करना है। किस तरह से पुट करेंगे आप, यहाँ पर पानी दिया हुआ है कितना आपका, 400 ml, अपॉन में समय कितना दिया है, 20 मिनट। अब आपका क्या, 0 से 0 गया, 2 से 20 टाइम्स, तो मतलब 20, आंसर क्या हो जाएगा, 20 ml पर मिनट। ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर है। ठीक है, ये आई होप ये क्लियर होगा। अच्छा था क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन था। तो यही बात है, ये मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी दे दिया है। बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अब आपको क्या देखना है कि जो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से आता है, चाहे आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, चाहे आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो। तो ये अगर इस तरीके से आ रहा है, या डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका इस तरीके से आ रहा है, तो ये सारे ग्राफ्स क्या हैं, ये आपके स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स कहलाते हैं। ठीक है, और बाकी अगर अन्य ग्राफ, इनकी जगह मैं अन्य ग्राफ की बात करूं, तो जैसे ये हो गया आपका, तो ये कुछ जिगजैग शेप या पैराबोला शेप, तो ये सब क्या हो गया, ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब कोई शेप में ग्राफ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है, तो इसको सबसे पहले देख लेंगे। अब आइए छाट लेते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपका होगा। जैसे सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट। तो आइए ये फर्स्ट वाला केस देख लेते हैं। ये फर्स्ट की जस्ट अ सेकेंड, ये फर्स्ट वाला केस है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको देखना है। ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये आपका टाइम हो गया। ठीक है, इसमें यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख। तो समान समान त्वरित का दूरी समय आलेख मैंने आपको कैसा बताया था, ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब पैराबोला शेप में आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको ग्राफ्स बताए थे। तो ये आपका हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड आपसे क्या बोला गया है। सेकंड आपसे बोला गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अब क्या है, वापस से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखना है, डिस्टेंस और टाइम। और रेस्ट पे मतलब कि ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, सेकेंड्स मान लीजिए। अब इधर 10 मीटर, इधर 20 मीटर और इधर 30 मीटर। तो इस हिसाब से आपका मान लो 20 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्थिर हो गया। तो 20 मीटर पे स्थिर हो गया, मतलब क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन पे आ गया। तो अब जब रेस्ट पोजीशन पे आ गया, तो समय तो बढ़ रहा है, पर क्या है, आप उसकी दूरी नहीं बढ़ रही है। तो उसके हिसाब से कैसा आ जाता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर आपका सेकेंड वाले ऑप्शन में कैसा ग्राफ बनेगा, आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, विराम अवस्था में किसी वस्तु का दूरी समय आलेख आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। आइए थर्ड केस देख लेते हैं। तो थर्ड केस क्या कहता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हमको देखना है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर आ गया वेलोसिटी और यहाँ पर हो गया टाइम। ठीक है, अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये टाइम देख लो, 0 1 2 3, यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई भी स्थिति को स्थिर कर दिया, मतलब कोई भी एक वेलोसिटी को क्या किया, स्थिर कर लिया, मान लो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड को क्या किया, स्थिर कर दिया। तो इसका मतलब अब समय तो बढ़ रहा है, समय के साथ साथ क्या है, वेलोसिटी भी स्थिर है। तो ये कैसा ग्राफ आ जाएगा, ये भी आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। अब ये पर ये स्थिर है, यहाँ पर ये रेस्ट की कंडीशन नहीं है, इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। डिस्टेंस टाइम
जैसे सेकंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता तो ये आपका रेस्ट की पोजीशन पे हो जाता, पर वेलोसिटी को कांस्टेंट किया मतलब स्थिर कर दिया, तो आपका ये स्ट्रेट लाइन तो आया, पर ये क्या है, आपका रेस्ट वाली कंडीशन नहीं है। तो थर्ड वाले केस में आपका कुछ इस तरीके से ग्राफ आ गया। आइए अब फोर्थ कंडीशन देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्या हो रहा है, आपका चौथा वाला ग्राफ क्या बोल रहा है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो रहा है आपका, और ऑब्जेक्ट कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ आपका मूव कर रहा है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आ जाएगा, आपका इस तरीके से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब आपका फोर्थ वाली कंडीशन में कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम इंटरवल कैसा है, इसका इक्वल है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी वेलोसिटी भी क्या है, उसकी इक्वल मेंटेन हो रही है, उसका गैप क्या है, गैप इंटरवल उसका इक्वल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पर इसका स्लोप किसको बताता है, एक्सीलरेशन को बताता है। ये सब हम सारे पॉइंट्स कर चुके हैं, नहीं आपको याद है तो वापस से जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका कैसे आ गया, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन आया। अब आइए देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे ग्राफ है जो आपके स्ट्रेट लाइन है और कौन से आपके ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो आपका 2 वाला तो आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमको देखना क्या है, जो स्ट्रेट लाइन नहीं है। थर्ड वाला भी आपका स्ट्रेट लाइन आया ऐसा पैरेलल, तो ये भी आपका नहीं है। फोर्थ वाला भी आपका स्ट्रेट लाइन आया, तो ये भी आपका नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि आपका पैराबोला शेप आ रही है। और ये आपका कौन सा है कि किसी समान त्वरित का दूरी समय आलेख, आपका ये स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ नहीं होता। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका ये क्वेश्चन में सारे ग्राफ्स आपसे पूछ लिए गए हैं। सबसे पहला ए वाला ऑप्शन अगर मैं देखूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट, तो कैसा होता है, ये 0 1 2 3 4 ये सब सेकेंड्स में टाइम हो गया, और यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, 30 मीटर, और ये 40 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, जो कि आपका मीटर में है, और टाइम हो गया सेकंड में। अब मान लो मैंने क्या किया, 20 मीटर पे मान लो मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, स्थिर कर दिया। पर समय बढ़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट स्थिर है, एक पोजीशन पे स्टिल हो गया है, रेस्ट कंडीशन पे है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, आइए बी वाला केस देख लेते हैं। बी वाले केस में क्या है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखना है, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखना है, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का है। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब कि आपके जो टाइम इंटरवल का गैप है वो भी क्या है, इक्वल है, और वेलोसिटी क्या है, एक यूनिफॉर्मली क्या है, बढ़ रही है, एक समान बढ़ रही है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आता है, सबसे पहला ग्राफ हमने इसमें पढ़ा था वेलोसिटी टाइम का, कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, जिसमें इसका स्लोप क्या बता देता है, एक्सीलरेशन को बताता है, कितना चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये आपका कैसा आ गया, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। आइए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। ये आपका आया स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, सी वाली कंडीशन। तो सी वाली कंडीशन क्या कहती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब क्या है, आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा गया है, डिस्टेंस, और यहाँ पे हो गया टाइम। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का जो ग्राफ आता है वो आपका कैसा आता है, वो आपका कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है, ये पैराबोला शेप का ग्राफ आता है, ये हमने देखा था। ठीक है, तो ये भी आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। अब क्या है, वेलोसिटी है एक तरफ, और एक तरफ है क्या, समय। अब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, मतलब क्या है यहाँ पर, अब ये कंडीशन एक समझ लीजिए, ये शायद हमने कल कंडीशन नहीं देखी थी। डिस्टेंस टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और कब, जबकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। क्या मैंने बोला, वेलोसिटी क्या है, उसकी रेस्ट पे, आपका रेस्ट कंडीशन पे है, तो इसका मतलब कोई गाड़ी चल ही नहीं रही है। जब चल ही नहीं रही है तो उसमें क्या है, उसकी स्पीड 0 है। तो 0 स्पीड के लिए यहाँ पे आपको होना पड़ेगा, यहाँ पर होना पड़ेगा। तो और क्या है, स्पीड 0 है, पर क्या है, समय उसका बढ़ता चला जा रहा है, तो उसका ग्राफ क्या रहेगा, आपका टाइम के ही, इसके टाइम के ही एक्सिस पर आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो डी वाला ऑप्शन है, इसको जरूर से मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके इसको अपने ग्राफ की, जहां पर आपने सारे ग्राफ्स बनाए हैं वहां पर इसको भी जरूर ऐड कर लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट। कि जब भी बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो इसका मतलब है उसमें कोई भी क्या रहेगा, उसमें 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रहेगी, मतलब स्पीड उसकी 0 रहेगी। जब स्पीड 0 रहेगी पर समय क्या है, बढ़ता चला जा रहा है, तो समय के साथ साथ, स्पीड 0 होने के साथ साथ इसका जो ग्राफ रहेगा वो टाइम के
के ही साथ में उसी लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ग्राफ क्या है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर स्ट्रेट लाइन। आइए देख लेते हैं। तो ए ऑप्शन का तो ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है, तो ए तो स्ट्रेट लाइन हो गया, बी भी आपका स्ट्रेट लाइन है, सी आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, और डी भी आपका स्ट्रेट लाइन है। तो इसके हिसाब से ए बी डी जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि सारे आपके स्ट्रेट लाइन है। अन्यथा बाकी जो एक बचा वो आपका पैराबोला शेप का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए, अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है अन्य क्वेश्चन से। किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक दूरी समय आलेख में दो कार ए और बी की गति एक सीधी रेखा के रूप में आलेखित की गई है। यदि आलेख पर बी की तुलना में ए की रेखा अधिक ऊंची है, तब आप आलेख से क्या निष्कर्ष निकालेंगे। आइए बना लेते हैं। चलिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये रहा ग्राफ, और एक दो बना लेते हैं, एक ए बना लिया और एक बना लिया बी। ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका ए हो गया, और ये आपका हो गया बी। अब क्या है इसमें, ए इज स्टीपर, ए क्या है, बड़ा है, मतलब बहुत स्टीप है, और बी क्या है, वो थोड़ा कम है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, एंगल से। जैसे ए का एंगल क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा है, और बी का एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ए का स्टीपर हो गया और बी क्या है, वो थोड़ा कम है। ठीक है, चलिए अब क्या बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या बताना है, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस। तो इससे क्या बता सकते हैं कि किसकी स्पीड ज्यादा है, किसका डिस्टेंस ज्यादा है, किसका क्या ज्यादा है। तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस में आपको एक अपने हिसाब से हाइपोथेटिकल कुछ वैल्यूज लेनी होगी। जैसे कि आपने इसको पूरा एक्सटेंड किया, अब इसको प्रॉपरली जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं उस तरीके से सॉल्व करना है। बी कहाँ पे आया, बी आपकी दूरी आ गई कुछ इधर, और ए कहाँ आया, ए की आ गई ये डिस्टेंस कुछ ऐसी। अब आइए इसको मार्किंग पहले सबसे पहले तो कर दें। ये हो गया 0, फिर यहाँ पे हो गया 5, फिर ये 10, फिर ये 20, फिर ये 30, फिर ये 40। ठीक है, ये होगा इधर सेकेंड्स, और इधर हो जाएंगे क्या आपके डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो इधर हो जाएगा आपका मीटर में। तो मीटर में इधर 10, 20, 30, 40 और 50। अब क्या हो जाता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला हो जाता है आपका, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इस हिसाब से आपकी ए का स्पीड ऑफ ए क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ए, तो डिस्टेंस ऑफ ए कितना हो गया 50, 50 अपॉन, क्योंकि ये 50 है तो डिस्टेंस ऑफ ए क्या हो गया 50 हो गया, और टाइम क्या हो गया 10। तो इसके हिसाब से 5 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड ऑफ बी देखूं अगर मैं, तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा 30 अपॉन में 20, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इन दोनों के हिसाब से मैं क्या बोल सकती हूँ कि स्पीड किसकी, स्पीड ऑफ ए बड़ी है किससे, स्पीड ऑफ बी से। तो ये कंक्लूजन मैं बता दे सकती हूँ कि स्पीड ए इज ग्रेटर देन स्पीड बी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि स्पीड ए क्या है, ज्यादा है किससे, स्पीड बी से। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। डिस्टेंस का कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पीड बी ग्रेटर नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल की कोई बात है नहीं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि ए की स्पीड ज्यादा है किससे, बी से। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका 29 दिसंबर 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। अब देखिए कि इसको कितने स्मार्टली इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि आपको ऐसा ग्राफ बताना है वेलोसिटी टाइम जहां पर जीरो एक्सेलरेशन हो। एक्सेलरेशन क्या होता है, त्वरित क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी। क्या था, वेलोसिटी आपका वेग में बदलाव, चेंज इन वेलोसिटी, या क्या हो जाता है आपका एक्सेलरेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब आपको कैसे जीरो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जीरो एक्सेलरेशन कब होगा, तो ये कब होगा पॉसिबल जीरो एक्सेलरेशन, जबकि क्या हो जाएगा आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे, ट्रैवल करे, तभी क्या है, तो उसी सिचुएशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। या तो क्या है, जीरो एक्सेलरेशन आपका ऑब्जेक्ट क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा हो, या दूसरा एक और केस हमने पढ़ा था क्या, जीरो एक्सेलरेशन का, जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो दो केसेस थे, एक केस ये और एक केस ये। तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करे, या फिर ऑब्जेक्ट क्या हो, स्थिर पोजीशन पे हो, ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कोई वेलोसिटी ही नहीं है, तो चेंज इन वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, कुछ है ही नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी वहां पर भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, कि वेलोसिटी है ही नहीं।
अब चेंज इन वेलोसिटी जीरो है तो मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी उस केस में जीरो हो जाएगा। आइए अब इस ग्राफ को क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि अ कर्व लाइन विद अ स्टेडली इंक्रीजिंग स्लोप, एक कर्व लाइन है और स्लोप क्या है उसका बढ़ता चलेगा जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर तो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी तो है कुछ इस तरीके से, पहले थोड़ी कम बढ़ी फिर और बढ़ती गई फिर और बढ़ती चली गई, तो ये तो आपका नहीं होगा। फिर अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि क्या है, पैरेलल है किससे, टाइम एक्सिस से। ये तो पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ क्या हो गया, कुछ इस तरीके से, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये आपका टाइम एक्सिस है और ये आपका इधर वेलोसिटी है। तो ये आपका ग्राफ कैसा आ गया, ये आपका जीरो एक्सेलरेशन का ग्राफ आ गया। ठीक है, जहां पर यही ग्राफ क्या था, हमने देखा था ना कांस्टेंट वेलोसिटी के ग्राफ में। तो ये आपका ग्राफ किसका है, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, और ये हम ग्राफ कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस ये फोर्थ वाला ऑप्शन, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वेलोसिटी एक्सिस, तो नहीं, ऐसा कोई ग्राफ हमने पढ़ा ही नहीं है। अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस, तो क्या है, कांस्टेंट फाइनाइट स्लोप विथ टाइम एक्सिस, तो ये भी कोई ग्राफ नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है।